and I welcome you all to my YouTube channel Scientification. Today we are going to start our rest of the chapter of class 10 chapter 1, that is chemical reaction and equation. Okay, so इससे पहले हमने कवर कर लिया था बैलेंसिंग, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से. ठीक है, बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की. तो पहली रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. पहला क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहती है कि when two or more substance combine to form a single product, the reaction is known as the combination reaction. यानी जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद कोई सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, है ना. फॉर एन एग्जांपल, इन द लेबोरेटरी आयरन सल्फाइड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ आयरन एंड सल्फर. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं आयरन है प्लस सल्फर है in a solid state and it gives what? FeS, that is ferrous sulfide. ठीक है, तो ये क्या है? इट्स एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. देखिए, जहां पर सिर्फ दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो बट वो सब कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करे. एक और एग्जांपल लिख सकते हैं आप यहाँ पर, C plus O2 गिव राइज टू CO2, डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. इसी रिएक्शन से आप कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म करते हैं, है ना. जब भी हम कार्बन लेते हैं इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, है ना, कम मात्रा में, जब भी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो उस टाइम पे जब हम कार्बन लेते हैं, देन इट गिव्स व्हाट? कार्बन मोनोऑक्साइड. इट गिव्स व्हाट? कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, तो ये क्या है? ये रिएक्शन थी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, इस पे एक एक्टिविटी है यहाँ पर, तो एक्टिविटी देख लेते हैं. ठीक है, एक्टिविटी नंबर 1.4 है ना, ये एनसीईआरटी से मैंने लिए. ठीक है, तो इसमें क्या है? एक बीकर लिया हुआ है. इस बीकर में क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO. अभी हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि CaO को एक और नाम से जानते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका एक और नाम क्या है. ठीक है, तो जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर से, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, इट गिव्स व्हाट? स्लेक लाइम. इट गिव्स व्हाट? स्लेक लाइम. CaOH का होल ट्वाइस एंड हीट. तो देखिए यहाँ पर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट वाली बात है कि ये कोई A रिएक्टेंट है ना, ये किसी B रिएक्टेंट से कंबाइन हुआ और इसने कोई C कंपाउंड बना लिया. ठीक है, डेट इज CaOH का होल ट्वाइस. ठीक है, एंड हीट रिलीज हुई है. ये इट मींस हीट रिलीज हुई है मींस व्हाट? इट्स अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इट्स अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. ओके, सो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं. तो एंडोथर्मिक, है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन अकम्पनीड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. ऐसी रिएक्शन जहां पर हीट का एब्जॉर्प्शन हो, वो रिएक्शंस जहां पर हीट का एब्जॉर्प्शन हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पर क्लियरली लिखती हूँ इस रिएक्शन को, बिकॉज यहाँ पर ये 3 सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में नहीं है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको अच्छे से लिख के दिखा देती हूँ, आप इसको कॉपी कर नोट कर लीजिएगा. ठीक है, तो CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, जब हम इसको ब्रेक करेंगे देन इट कन्वर्ट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 दैट इज गैशियस इन नेचर. ठीक है, किस में फॉर्म हुआ? सॉलिड में, और ये हमारा सॉलिड है. ठीक है, तो ये एग्जांपल है. नेक्स्ट एग्जांपल इज FeSO4. क्योंकि हमें इसे हीट करना पड़ेगा कैल्शियम कार्बोनेट को, इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं. यहाँ लिख लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट. इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि हमने इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया है ना, इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि हमने इसको क्या किया है? हीट की सप्लाई दी है. ठीक है, इसके बाद इट गिव्स व्हाट? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पर कौन सी है? फेरस सल्फेट वाली है, तो वो रिएक्शन देख लेते हैं. ठीक है, फेरस सल्फेट FeSO4, है ना. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एनसीईआरटी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. ये हर साल या तो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछी जाती है, मिसिंग सब्सटेंस के फॉर्म में पूछी जाती है, या डायरेक्टली पूछ ली जाती है. ठीक है, तो FeSO4 को जब हम हीट करते हैं, जब भी हम FeSO4 को हीट करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? Fe2O3, है ना, Fe2O3 प्लस SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड. ठीक है ना. तो
जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं, ये रिएक्शन अभी हमने इससे पहले भी देखी थी, ठीक है। तो FeSO4 को अगर हम हीट करते हैं, देन इट गिव्स Fe2O3, ना, इट इज फेरिक ऑक्साइड, देन सल्फर डाइऑक्साइड, देन सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो द रिएक्शन अकम्पनीड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस, ऐसी रिएक्शन जिसमें गैस का इवोल्यूशन ऑफ हीट, है ना, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट का इवोल्यूशन हो, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसका फर्स्ट क्या है? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ये यहाँ पर मैं बताती हूँ, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, देखिए CH4 दैट इज नेचुरल गैस, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। ये क्या है? मीथेन है ना। व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, मतलब जब हम इसे बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव्स व्हाट? इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, है ना, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, प्लस हीट, ठीक है। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हीट क्या है? रिलीज हो रही है। तो इसीलिए ये एग्जांपल किसका है आपका? ये एग्जांपल है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। देन इसके बाद कुछ और चीजें इसमें लिखी हुई है। द डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट, है ना, इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस? क्या आप जानते हैं रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, क्वेश्चन एज इट इज आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको रेस्पिरेशन की पूरी एक तो इक्वेशन लिखनी होगी, है ना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका क्या आंसर है, ठीक। इसके बाद हम एक, ये हमने जो यहाँ पर डू यू नो करके एक ये कटिंग लगाई हुई है एनसीईआरटी से, हम इसे देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम, स्लेक लाइम किसे बोलते हैं? CaOH का होल ट्वाइस, है ना, प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, है ना, व्हाइट वॉशिंग वॉल, जो हमारी दीवारें होती है उसमें व्हाइट वॉश का जो काम होता है वो उसमें इसी चीज का यूज किया जाता है, स्लेक लाइम का, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लोली रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लोली रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन एयर में आपके कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो उससे वो स्लोली रिएक्ट करती है, एंड इसके बाद एक थिन लेयर की फॉर्मेशन होती है, किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की, है ना, किसकी फॉर्मेशन होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की, है ना, वॉल पे। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, फॉर्म आफ्टर द 2 और 3 डेज ऑफ व्हाइट वॉशिंग, मतलब 2 से 3 दिन बाद, जब आप व्हाइट वॉश कराएंगे उसके 2 से 3 दिन बाद आपकी जो वॉल होती है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी वॉल जो है वो शाइनी दिखने लगती है, ठीक है, एकदम व्हाइट शाइनी दिखने लगती है। इंटरेस्टिंगली टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज CaCO2। अब अगर मार्बल का केमिकल फॉर्मूला अगर आपसे MCQ में पूछ लिया तो आप कहेंगे पूरी एनसीईआरटी में मार्बल तो कहीं पढ़ाया ही नहीं, ये कहाँ से पूछ लिया, ठीक है। तो देखिए इस डब्बे में ये पूछा गया है कि केमिकल फॉर्मूला मार्बल का क्या होता है, क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को ही मार्बल कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये बॉक्स भी क्लियर हो गया, बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, डेट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर हम बात करें तो देखिए एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एक रिएक्टेंट होगा, वो ब्रेक होगा, और ब्रेक होके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट होगा जो कि ब्रेक होगा, और ब्रेक होके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट करेगा, इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, देखिए। A chemical reaction in which a single compound split into 2 or more simple substance, है ना, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या होता है? एक सिंगल कंपाउंड जो है वो स्प्लिट होकर 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने जो पीछे FeSO4 वाला पढ़ा था, FeSO4 वाला, जिसमें हमने देखा कि Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 की फॉर्मेशन हुई थी, सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई थी। ये बेस्ट एग्जांपल है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, क्योंकि देखिए आपका रिएक्टेंट कोई एक ही है एंड इट गिव्स 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट, है ना। इसके तो देखिए व्हेन द मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज हीटेड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड मींस HgO, है ना। हाँ, मरकरी का सिंबल होता है, आप कहोगे M से मरकरी है और सिंबल Hg है ना। तो मर्क्यूरी जो होती है, मरकरी का सिंबल Hg होता है, यही कारण है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड को Hg से लिखा जा रहा है, HgO से लिखा जा रहा है, ठीक है। तो जब भी आप मर्क्यूरिक ऑक्साइड को किसी क्रूशिबल में हीट करेंगे, ठीक है, तो ऑरेंज रेड पाउडर बिगिंस टू डार्कन, है ना, एंड सिल्वर
begins to deposit on the cooler part of the crucible. देखो तो ये क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड आपका कौन से कलर का है, ऑरेंज रेड कलर का है ये आपका। और जब आप इसको क्रूशिबल में हीट करेंगे देन आपके मरकरी जो है वो साइड होने स्टार्ट हो जाएगी, जो कि सिल्वर कलर की है। तो सिल्वर कलर का मिरर फॉर्मेशन के साथ एक मरकरी आपकी जो है ये साथ साइड होगी और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी इसमें। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, HgO सॉलिड है ना, गिव राइज टू Hg+O2 है ना। बैलेंसिंग कर लीजिएगा आप अपनी, ये बैलेंसिंग हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहली थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देन फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड देन इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, ये 3 तरीके की रिएक्शन, 3 पार्ट में ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी स्प्लिट है। फर्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग। ऐसी रिएक्शन जैसे ये FeSO4 वाली रिएक्शन, इसमें हीट का यूज करेंगे हम, है तो वो रिएक्शन जिसमें हम हीट का यूज कर रहे हैं, ये सिंबल हीट का है ना, ये हीट का सिंबल है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जहां पर भी हीटिंग हो रही हो, जहां पर हीट का सिंबल यूज किया जा रहा हो, इस तरीके की रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, है ना। एक ऐसी रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट को हम ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ हीट, है ना। हीट की मदद से हम रिएक्शन को ब्रेक कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। Then second is photochemical reaction. Photochemical reaction is what? Photo means what? Sunlight. Photo means क्या? Photo means sunlight, है ना, सनलाइट। ठीक है, तो फोटो मीन सनलाइट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो यानी सनलाइट के प्रेजेंस में अगर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटो केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। द केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, है ना, एक ऐसी रिएक्शन जो लाइट एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के साथ हो, इसे हम फोटो केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, है ना। थर्ड वन इज द इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस एज अ नेम सजेस्टेड, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी, है ना, एक ऐसी रिएक्शन जहां पर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है आपके सब्सटेंस का, है ना, या रिएक्टेंट का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए द इलेक्ट्रोलिसिस इज अ टेक्निक दैट यूजेस डायरेक्ट करंट, DC करंट to drive a non-spontaneous chemical reaction breaking down ionic compounds into their constituent element। ठीक है, अब बताइए पहले तो आयनिक कंपाउंड क्या होता है ना। ऐसे कंपाउंड्स जो वाटर में डिसॉल्व करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में टूट जाए, जैसे मैं NaCl लूँ, तो अगर NaCl को मैं वाटर में डिसॉल्व कर रही हूँ देन इट स्प्लिट इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये क्या है आपका आयनिक कंपाउंड है ना, ये क्या है आपका आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, ओके, सो अब हम इसी को सेपरेटली पढ़ते हैं इन रिएक्शन को। तो देखिए सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन वाला टॉपिक है। ठीक है, वही देखिए FeSO4 वाला ही दिया हुआ है, 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, है ना, इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट, है ना, ग्रीन कलर का होता है। फिर हीट करेंगे, आप उसको हीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बर्नल एंड स्प्लिट, और उसके बाद से आपको ऑब्जर्वेशन लिखनी है कि क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी। तो वही हम जानते हैं कि FeSO4 जो है जब हम उसको हीट करेंगे देन इट कन्वर्ट इनटू Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 प्लस। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके कलर की तो ये आपका लाइट ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, है ना। और अगर हम बात करें इसकी Fe2O3 की, तो Fe2O3 जो है वो रेड कलर का कंपाउंड बनता है ना, रेडिश डार्क रेड टाइप का, रेडिश ब्राउन टाइप भी बोल सकते हैं, इस तरीके का कंपाउंड बनता है ना। तो यहाँ पर आपसे ये भी पूछा हुआ था कि नोट डाउन द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग, है ना। तो आप कलर यहाँ से नोट कर लीजिए कि FeSO4 आपका लाइट ग्रीन कलर का होगा, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन, है ना, Fe2O3 फॉर्म होगा जो कि रेड कलर का होगा। ठीक है, इसके बाद एक और एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी नंबर 1.6, जिसको हम देख लेते हैं। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 1.6 देखते हैं। तो टेक अ 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट, है ना, यानी PbNO3 का होल चॉइस पाउडर। ठीक है, ठीक है, तो 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब में आपको लेना। देखिए आप यहाँ पर पिक्चर भी दी हुई है, ये जिसमें बर्नल है, यहाँ से एक बॉइलिंग ट्यूब यानी टेस्ट ट्यूब है ये, इसके अंदर क्या किया हुआ है, लेड नाइट्रेट डाला हुआ है। ठीक है, लेड नाइट्रेट डाला और इसको बॉइल कर रहे हैं। ठीक है, जब इसको बॉइल करेंगे, टोंग की हेल्प से इसको पकड़ा हुआ है, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद द पेयर ऑफ टोंग, है ना, एंड हीट इट ओवर द फ्लेम के ऊपर इसको हीट कीजिए, है ना। आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी, देखिए ऑब्जर्वेशन में आपको क्या मिलेगी वो भी यहाँ गिवन है। यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, है ना। ये ब्राउन फ्यूम किसकी होंगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होगी, है ना। इसमें आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी, जैसे ही आपका ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप देखेंगे ब्राउन कलर की फ्यूम निकलनी स्टार्ट होगी। वो फ्यूम किसकी होगी, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होगी। किस कलर की है, ब्राउन फ्यूम्स। तो यहाँ से क्वेश्चन इसके ऊपर आता है,
जैसे देखिए एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करेंगे तो कौन से कलर की गैस रिलीज होती है, जो गैस रिलीज हो रही है उसका नाम क्या है और उसका कलर क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए लेड नाइट्रेट ना, टू ऑफ PbNO3 का होल ट्वाइस सॉलिड, हीट किया इसको तो इस लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो कलरलेस होती है ना, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो इस कलर की दिखेगी आपको। ठीक, तो ये एग्जांपल्स थे आपके थर्मल के, है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन के। अब हम बात कर लेते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन की, है ना। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हम सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। कोई एक सिंगल रिएक्टेंट होगा जो सनलाइट की प्रेजेंस में जाके ब्रेक होके मल्टीपल प्रोडक्ट्स में की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो देखिए एक्टिविटी नंबर 1.3, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl, है ना, सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। ये चाइना डिश है, इसके अंदर सिल्वर क्लोराइड लेना है आपको। अब आपको बताना है कि इसका कलर क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है इसका कलर क्या होगा और इसके बाद आफ्टर द फॉर्मेशन कलर क्या रहेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी कलर की, तो व्हाट इज इट्स कलर देख लेते हैं हम इसकी। उसके बाद से प्लेस दिस इन अ चाइना डिश, है ना, इन सनलाइट फॉर द सम टाइम, कुछ टाइम के लिए इसे सनलाइट की प्रेजेंस में रखिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर द सम टाइम, यू विल सी दैट द वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स इनटू ग्रे इन द सनलाइट, है ना। जो व्हाइट कलर का, ये सिल्वर क्लोराइड आपका कौन से कलर का है, व्हाइट कलर का है, और ये टर्न होके कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे कलर के सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंट ड्यू टू decomposition of silver chloride into silver and chloride by light, है ना। देखिए लाइट के प्रेजेंस में जैसी सनलाइट होगी, इसको H म्यू से भी आप डिनोट कर सकते हैं सनलाइट को। ठीक है, तो AgCl की जब आप रिएक्शन कराओगे, AgCl कौन से कलर का है आपका, व्हाइट कलर का है ना। आफ्टर द रिएक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कौन से कलर का होगा, वो ग्रे कलर का होगा, क्योंकि आप सिल्वर चांदी आपने देखी होगी वो ग्रे कलर की होती है। ठीक है, एंड इसके बाद से Cl2 रिलीज होगा। ठीक है, एक और रिएक्शन है सिल्वर ब्रोमाइड वाइल रिएक्शन, है ना। इट ऑल्सो बिहेव इन द सम वे। देखिए कि AgBr दे रखा है, AgBr दिया है, ये एक्चुअल में पेल येलो कलर का होता है, पेल येलो कलर का होता है ना। एंड आफ्टर द रिएक्शन इट ऑल्सो गिव्स Ag विच इज सिल्वर इन कलर, है ना, एंड Br2। ठीक है, ब्रोमीन। ठीक है, इसके बाद आपके एनसीईआरटी में एक लाइन गिवन है इस रिएक्शन को लेके कि इन रिएक्शन का यूज किसमें किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, क्योंकि आपसे इसका यूज पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। चलिए इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन देखते हैं। अच्छा, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम इसी साल एज इट इज आया था, एज इट इज आया था, और इसमें ये पूछा गया था कि एनोड और कैथोड पे कौन, ये जो गैसेस रिलीज हो रही है कौन सी गैसेस रिलीज हो रही है। ठीक है, इन्होंने कोई लेबलिंग नहीं की थी, आपको लेबलिंग भी बतानी थी और फिर आपको बताना था कि कौन कौन सी गैसेस रिलीज हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये एक जो टेस्ट ट्यूब है इन्वर्टेड करके रखी गई है, इसको उल्टी करके रखी गई है ना, ग्रेफाइट की रॉड के ऊपर। ठीक, इसके बाद इसके अंदर जो सॉल्यूशन लिया है ये क्या है, ये सिंपल वाटर है, कुछ भी नहीं है, वाटर है ना। ये क्या है आपका, वाटर है। एक मिनट में अच्छे से लिख देती हूँ, है ना। ये क्या है, H2O है आपका। ठीक है, इसके बाद देखिए इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखी हुई है ग्रेफाइट रॉड के ऊपर। ठीक है, और ये जो है ये एनोड है, एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, वेरस कैथोड इज नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है तो नेगेटिव पार्ट ही अट्रैक्ट होगा, क्योंकि पॉजिटिव के पास हमेशा नेगेटिव अट्रैक्ट होता है एंड नेगेटिव के पास हमेशा पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है ना। तो वाटर, पहले तो देखिए कि वाटर की स्प्लिटिंग कैसे होगी। अगर मैं बात करूँ वाटर की स्प्लिटिंग की, तो H2O इलेक्ट्रोलिसिस के बाद किस में टूटेगा, H2 प्लस O2 इसी में टूटेगा, है ना, इसी में तो टूटेगा, H2 प्लस O2, है ना, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, इसी में ब्रेक होगा। ठीक है, तो जब ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक होगा, तो अब हाइड्रोजन एक कैसा एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है ना। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। तो एनोड जो है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पे एक नेगेटिव वाला एलिमेंट मिलना चाहिए। इट मीन्स एनोड पे तो आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, कैथोड की बात करें तो कैथोड एक नेगेटिव है, तो कैथोड पे कौन सा एलिमेंट मिलना चाहिए, पॉजिटिव एलिमेंट मिलना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर क्या मिलेगा आपका, हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है,
यहाँ पर क्या मिलेगा, आपका हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं कि इस तरीके से एक बीकर बना लीजिए और इसके ऊपर ये ग्रेफाइट की रॉड्स बना लीजिए, एंड देन इसके बाद से इस तरीके से इसको बना सकते हैं, जिसमें से इस पार्ट को क्या है, एनोड, इस पार्ट को बोलते हैं कैथोड, है ना। इसके अंदर जो सॉल्यूशन है डेट इज वाटर विच इज इलेक्ट्रोलिटिक, है ना। और इसके बाद इस तरीके से भी आप इसको शो कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप बताएंगे एट एनोड, है ना, और लिखेंगे आप एट कैथोड कि आपको एनोड पे क्या मिला और आपको कैथोड पे क्या मिला। एनोड पे आपको क्या मिला है, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, हम इधर लिखते हैं। ठीक है, हम इधर लिखते हैं एनोड एंड कैथोड के लिए। ठीक है, तो एट 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 कैथोड लिखते हैं, एट कैथोड। कैथोड पे हमें क्या मिल रहा है, कैथोड में हमें क्या मिला, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स हाइड्रोजन, है ना, प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, बात करें एट एनोड की, एनोड पे हमें क्या मिलेगा, एनोड पे हमें मिलेगा 2 ऑफ H2O गिव राइज टू O2 प्लस 4 ऑफ H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एनोड पे हमें क्या मिला, हाइड्रोजन गैस मिली, और हमें कैथोड पे क्या मिला, कैथोड पे हमें ऑक्सीजन गैस मिली। तो हम देख सकते हैं एनोड पे हमें क्या मिला, एनोड पे हमें क्या मिला, एनोड पे ऑक्सीजन मिला, तो देखो एनोड पे ऑक्सीजन गैस मिल रही है। कैथोड पे हमें क्या मिला, कैथोड पे हमें हाइड्रोजन मिला, तो देखो कैथोड पे हमारी हाइड्रोजन गैस मिल रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन में होता क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को लेके उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करा के उसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी देख लेते हैं। टेक अ प्लास्टिक मग, प्लास्टिक मग लेना है, इसके ड्रिल करिए, इसको होल कीजिए नीचे साइड से, बेस में से, और फिर उसमें रबर रबर स्टॉपर फिक्स कीजिए सो डैट जो आप सॉल्यूशन उसमें डालें वो नीचे ना निकले, है ना। इसके बाद से कार्बन इलेक्ट्रोड या फिर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, कार्बन इलेक्ट्रोड ही हुई, उसे आप इसमें दो लगाएंगे। ठीक है, रबर स्टॉपर के ऊपर। देन उसके बाद कनेक्ट करिए दोनों इलेक्ट्रोड को एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, है ना। एंड देन उसके बाद से उस मग को एक वाटर से फिल कर दीजिए, वाटर से फिल कर दीजिए सच दैट द इलेक्ट्रोड आर इमर्स्ड, जो ताकि जो इलेक्ट्रोड है वो डूब जाए। फिर उसके बाद से फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालिए। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, है ना, वाटर में। फिर उसके बाद से 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है आपको वाटर में, और इसको इन्वर्ट करके उल्टी करके रख देनी। देखिए यहाँ पर दोनों टेस्ट ट्यूब उल्टी करके रखी हुई है ना, ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड, स्विच ऑन द कार्बन एंड लीव द एपरेटस अनडिस्टर्ब, है ना, एपरेटस को ऐसे ही छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए। उसके बाद आप देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ बबल्स होंगे, बबल्स की फॉर्मेशन दिखेगी आपको दोनों ही इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम, वो टेस्ट ट्यूब, तो देखिए आप बबल से ही पता लगा सकते हैं कि ये जो एनोड वाला टेस्ट ट्यूब है यहाँ बबल ज्यादा है, और कैथोड वाले टेस्ट ट्यूब पे बबल क्या है, कम है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ना बताए कुछ भी, आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड दे दे इस तरीके से, और एक साइड बबल्स ज्यादा दिखे, एक साइड बबल कम दिखे, और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है, और कौन सी गैस रिलीज हो रही है एनोड पे, कौन सी गैस कैथोड पे रिलीज हो रही है। ठीक है, तो देखिए जहां पर बबल्स ज्यादा है वो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है वहां पर। ठीक है, वो प्लेस जहां पर बबल्स की फॉर्मेशन ज्यादा है वहां पर क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, और वो प्लेस जहाँ बबल कम है वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो यहाँ से आपको ये भी याद करना होगा। ठीक है, इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम ऑन बोथ साइड, तो नो, सेम नहीं है। ठीक है, वंस द टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैसेस, रिमूव देम केयरफुली, मतलब उसके बाद आप उसे आराम से रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है, टेस्ट द गैसेस, अब आप इसको गैस को टेस्ट कर सकते हैं कैसे, बर्निंग कैंडल से, है ना, ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, है ना। एज यू नो, अगर हाइड्रोजन के पास आप बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो पॉप अप साउंड प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये जो गैस है कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। ठीक है, आप नेक्स्ट पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज पे अभी हम देखेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन, रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है जिंक, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, है ना। तो एज पर द रिएक्टिविटी सीरीज जिंक जो है वो टॉप पे आता है ना, एंड कॉपर जो है वो उसके नीचे आता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, ये पार्ट हमेशा मोर रिएक्टिव होना चाहिए। ये क्या है, जिंक है, जो कि कैसा होना चाहिए, मोर रिएक्टिव, है ना। इसे हम जिंक लिख देते हैं इसका नाम, है ना। और ये क्या है, कॉपर सल्फेट,
कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो इट कंबाइंस विद द सल्फेट ऑफ द कॉपर टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर इज रिलीज, है ना। तो देखिए हम, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही जाके स्टेबिलिटी लेगा। तो क्या होगा कि ये जिंक जो है इस कॉपर को मार के साइड कर देगा, इसको कर देगा साइड, और इसकी जगह पे खुद जाके बैठ जाएगा, और फॉर्मेशन होगी किसकी, जिंक सल्फेट की। कॉपर जो है वो बाहर बेचारा पड़ा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, जहां पर कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट आएगा और वो आके एक लेस लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, यानी उसकी जगह खुद जाके बैठ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको याद करने का एक तरीका भी है, निमोनिक है ना। बहुत सारे निमोनिक्स आते हैं, मैं आपको ये निमोनिक बताती हूँ, इसके अलावा आपको जो निमोनिक पसंद आए वो कर लीजिएगा। देखिए काकू, नाना, चाट, मांगे, आलू, जरा, फीके, पड़े, हैं, HAI है, तो इसके बाद से चाप, CHAA चाप। ठीक है, ठीक है, तो ये याद करने के निमोनिक है, काकू, नाना, चाट, मांगे, आलू, जरा, फीके, पड़े हैं, चाप। ठीक है, के से यहाँ पर काकू के के से हो जाएगा पोटेशियम, Na से हो जाएगा सोडियम, C से हो जाएगा कैल्शियम, Mg से हो जाएगा मैग्नीशियम, Al से हो जाएगा एल्यूमिनियम, Zn से हो जाएगा जिंक, Fe से हो जाएगा फीके, दैट इज आयरन, है ना। P से हो जाएगा लेड, H से हाइड्रोजन, देन कॉपर, Hg मरकरी, A से सिल्वर, A से गोल्ड और P से प्लैटिनम। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ तक के एलिमेंट्स की, तो यहाँ तक के एलिमेंट्स जो है ये तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स के टर्म्स पे जाने जाते हैं, जिसको हम एज अ एनोड यूज करते हैं, जिसको हम एज अ एनोड यूज करते हैं, और जो नीचे वाले एलिमेंट है हम एज अ कैथोड यूज करते हैं। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, एज अ कैथोड यूज करते हैं रिएक्शन में। जैसे अभी हमने हाइड्रोजन वाली, जैसे हम इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन पढ़ी थी, तो उसमें हम एज अ एनोड ऊपर वाले को यूज करते हैं, एज अ कैथोड नीचे वाले को यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या करें अगर हमें दोनों इलेक्ट्रोड ऊपर वाले सीरीज से ही दे दी गई है। जैसे मैं आपको एक इलेक्ट्रोड दे दूं, किसकी, एक इलेक्ट्रोड आपको मैं दे देती हूँ एल्यूमिनियम की, एक एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोड दे देती हूँ और एक आपको जिंक की दे देती हूँ। अब मैं अब आपसे बोलती हूँ कि आपको इसी में से एक एनोड और एक कैथोड चुनना होगा। अब आप देखिए कैसे चुनेंगे। तो देखिए ऐसी कंडीशन हो जब ऊपर वाली सीरीज से ही या इस पूरी सीरीज में से कहीं से भी दो इलेक्ट्रोड्स दे दिए गए और आपको पता लगाना है, तो आप रिएक्टिविटी सीरीज पे जाके देखिए, वो एलिमेंट जो सबसे ऊपर होगा, जो ऊपर होगा वो क्या होगा, वो एनोड होगा। तो देखिए एल्यूमिनियम ऊपर है, फिर जिंक है, तो हम एल्यूमिनियम को क्या कहेंगे, एनोड कह देंगे, और जो जिंक होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, ये तो ये थी रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, ये डिपेंड करती है इस रिएक्टिविटी सीरीज पे, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मैं देती हूँ एक एग्जाम्पल, Fe प्लस ZnSO4, एक रिएक्शन ये है, और एक है Zn प्लस FeSO4। अब मुझे आप बताइए इसमें से कौन सी रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है। ठीक है, बात करें Fe की, तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग Fe नीचे आ रहा है, जिंक ऊपर आ रहा है। ये तो जिंक स्ट्रांग है यहाँ पर, तो जिंक स्ट्रांग है तो ये क्यों हटेगा अपनी जगह से, जब ये स्ट्रांग है तो। ये वीक है, ये स्ट्रांग है तो क्यों नहीं हटेगा, तो ये रिएक्शन तो होगी नहीं। लेकिन यहाँ देखिए ये स्ट्रांग है, ये इसको चाहिए स्टेबिलिटी, तो ये जाके इससे लड़ाई करके इसको कर देगा साइड, और फॉर्मेशन होगी किसकी, जिंक सल्फेट की प्लस Fe की। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जहां पर जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा कि सिर्फ मेटल डिस्प्लेस हो रहा है, एक मेटल डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि दोनों ही डिस्प्लेस हो रहे हैं। ठीक है, द रिएक्शन इन विच द आयन ऑफ रिएक्टेंट एक्सचेंज प्लेस टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, है ना, जिसमें रिएक्टेंट के आयंस जो है वो एक्सचेंज हो जाए, है ना, और एक नया कंपाउंड की फॉर्मेशन हो, इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH रिएक्ट विद HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव NaCl। देखिए ये Na जो है ये Cl को लेके साइड हो जाएगा, है ना, और ये हाइड्रोजन इस OH को लेके साइड हो जाएगा, और फॉर्मेशन किसकी होगी, NaCl एंड H2O वाटर की। तो यहाँ देखिए ये इसका, ये केटायन इसके एनायन को लेके चला गया और ये केटायन इसके एनायन को लेके चला गया, तो यहाँ पर दोनों की ही डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। Okay, so next topic is redox reaction. As the name suggested, RED means reduction,
एंड OX मीन्स ऑक्सीडेशन। एक ऐसी रिएक्शन जहां पर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों ही एक साथ हो रही हो, इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एक मिनट यहाँ ऑक्सीडेशन लिख लेते हैं, है ना, ऑक्सीजन लिख दिया मैंने, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या कोई भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, एंड थर्ड वन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक ऐसी रिएक्शन जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, है ना, ऑक्सीजन ऐड हो या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ही है ना, तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं कि ऑक्सीजन हो और जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं है तो कोई भी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो सकता है ना। तो अगर इसमें से किसी का भी एडिशन हो रहा है, इट मीन्स वहाँ ऑक्सीडेशन है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। इन तीनों में से अगर कुछ भी हो रहा है, कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इट मीन्स वहां पर वो जो रिएक्शन है वो क्या है? ऑक्सीडेशन है। नाउ बात करते हैं अब रिडक्शन रिएक्शन की। एक ऐसी रिएक्शन जहां पर जो इसके जस्ट अपोजिट है, अगर वहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, या फिर कोई भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीशीज होगा, है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर कोई भी इलेक्ट्रो नेगेटिव स्पीशीज होगी, एंड थर्ड वन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पर यहाँ क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो यहाँ क्या होगा? यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच involve the addition of oxygen or the removal of hydrogen is called oxidation reaction, है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए, C plus O2 give rise to CO2, that is कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ कार्बन अकेला है, यहाँ कार्बन के साथ कौन आ गया? ऑक्सीजन आ गया। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। एक और अब रिडक्शन देखते हैं। रिडक्शन द केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट गेन हाइड्रोजन, जिसमें रिएक्टेंट हाइड्रोजन गेन करे, है ना, इसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, है ना। इसको मैं इसका एग्जाम्पल देखिए, Fe2O3 plus 3 of CO2 give rise to 2 of Fe प्लस 3 ऑफ CO2। ये रिएक्शन आप यहीं से नोट डाउन कीजिएगा, ये रिएक्शन में सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट मिसिंग है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए Fe2O3, यहाँ पर क्या है? Fe के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट में देखेंगे तो Fe क्या हो चुका है? अकेला हो चुका है। इट मीन्स यहाँ पर क्या वो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रिडक्शन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन। तो यहाँ क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद लास्ट पढ़ते हैं। अब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा हो, इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, है ना। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही साथ में हो, इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये मैंने एनसीईआरटी से उठाया एग्जांपल आपका। हीट करिए तो कॉपर प्लस H2O रिलीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ हाइड्रोजन अकेला है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ क्या है? वाटर ऐड हो गया, है ना। तो इट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन यहाँ बात करें कॉपर ऑक्साइड पे, यहाँ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ हमने देखा कॉपर अकेला हो गया, इट मीन्स कॉपर का ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आर, जैसे ZNO, यहाँ पर देखिए जिंक के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पर वो ऑक्सीजन जो हो गया वो रिमूव हो गया। इट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स व्हाट? रिडक्शन हो गया यहाँ पर, ठीक है। कार्बन देखिए, यहाँ कार्बन अकेला है और यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, इट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अगला देखिए, Mn है, Mn के साथ O2 है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर MnO2 plus 4 of HCl give rise to MnCl2 plus 2 of H2O and plus Cl2, ठीक है। ये क्या है? ये भी आपका एग्जांपल है किसका? रेडॉक्स रिएक्शन का, है ना।
तो चलिए बात करते हैं अब कोरोजन की। अब हमारे पास कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, है ना, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन एंड रेंसिडिटी एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक है, तो बात करते हैं कोरोजन की। कोरोजन का मतलब होता है जंग लग जाना। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि लोहा आयरन जो होता है, आयरन को अगर आप कुछ दिन तक पानी में छोड़ देंगे तो उस पर देखेंगे रेड कलर का पाउडरी सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। वो क्या है? वो कोरोड हो गया, है ना। अच्छा, आयरन में जो कोरोजन होता है उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, उसको रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कोरोजन की। अ स्लो प्रोसेस ऑफ डिकेइंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल, है ना, एक ऐसा स्लो प्रोसेस जिसमें मेटल का क्या हो, डिस्ट्रक्शन हो जाए, ड्यू टू द एयर, ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और एसिड। एयर हो, मॉइस्चर हो, एसिड हो, इसके प्रेजेंस में जब आपके जो मेटल है, जो भी आपका मेटल है, उसको वो डिके होना स्टार्ट हो जाए, खराब होना स्टार्ट हो जाए, डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। जैसे आयरन कंबाइंड विद ऑक्सीजन, है ना, इन प्रेजेंट ऑफ एयर, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, to form a red brown flaky substance that is called rust। आपने देखा होगा जो जंग लगा रहता है वो रेड ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन दे रखा है यहाँ पर, Fe2O3.XH2O। यहाँ पर मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा, है ना, ये इसका मतलब है कि मोल ऑफ वाटर, जो भी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन से बच कैसे सकते हैं? तो देखिए, अगर आपको अपने मेटल को बचाना है, आपको बचाना है कि आपका मेटल पे जंग ना लगे, तो आप क्या करने की कोशिश करेंगे? आप क्या करते हैं? आप उसे पेंट लगा देते हैं, है ना, उसे पेंट लगा देते हैं, है ना। अगर हम बात करें कि कोई हमें ऐसा मेटल लेना है जिस और हमें बचाना है उसे कोरोजन से, तो हम उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करा देते हैं, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा देते हैं, ताकि क्या हो, एक ऐसे एलिमेंट की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा देते हैं जो रिएक्टिव ना हो, है ना, सो डैट कि आपका जो मेटल पीस है वो एज इट इज रहे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कोरोजन की वजह से डैमेज क्या क्या देखने को मिलता है। बिल्डिंग डैमेज हो जाती है, ब्रिज डैमेज हो जाते हैं, शिप्स, ऑटोमोबाइल्स, और जहाँ वो सारी जगह जो मेटल से बनी है वो सब डैमेज होते हैं इससे। तो इसलिए इसको प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। दिस विल नॉट ओनली सेव मनी बट ऑल्सो प्रिवेंट ऑकरेंस ऑफ एक्सीडेंट। मान लीजिए एक ब्रिज ही गिर जाता है तो उसमें कितने लोगों की डेथ हो सकती है। तो ये सिर्फ मनी सेव करने का ही ऑप्शन नहीं है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसमें एक्सीडेंट से भी बच सकते हैं। तो इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोसेस लाइक गैल्वेनाइजिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड अदर मेटल। तो चलिए पढ़ते हैं प्रिवेंशन में। सबसे पहले क्या है? बैरियर कोटिंग। क्या करिए आप उसमें बैरियर लगा दीजिए, कोटिंग कर दीजिए किसी चीज की। आप कोटिंग में आप पेंट की कोटिंग कर सकते हैं, आप ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, है ना, या पाउडर लगा सकते हैं, है ना, ताकि आपका जो मेटल है, मेटल डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए एयर के, उसके बीच में एक लेयर लग जाए, एक लेयर लग जाए, है ना, ताकि वो मेटल जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए आपके एयर से। ठीक है, तो क्रिएट्स अ फिजिकल बैरियर अगेंस्ट द वाटर एंड द ऑक्सीजन। पेंट सिस्टम जैसे प्राइमर, इंटरमीडिएट, फिनिश एंड द ग्रीस आर कॉस्ट इफेक्टिव फॉर द शील्डिंग मेटल। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है, ये पूछा जाता है, प्रिवेंशन फ्रॉम द कोरोजन। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको इतने सारे पॉइंट्स में कवर करा रही हूँ। ठीक है, तो सेकेंड इज गैल्वेनाइजिंग, यानी जिंक की कोटिंग कर देना। इन्वॉल्व्स कोटिंग स्टील और द आयरन with a thin layer of the zinc की कोटिंग कर दो, which is act as a sacrificial anode and protect the metal from मेटल इवन इट स्क्रैच्ड, है ना। मतलब ये ना इसकी आप कोटिंग कर दोगे तो ये जो आपका मेन मेटल है उसको प्रिवेंट कर लेगा। ठीक है, इसके बाद एलॉइंग। एलॉइंग मतलब स्टेनलेस स्टील, है ना। एलॉइंग का मतलब क्या होता है? एलॉय क्या होता है? एलॉय एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि मेटल मेटल या मेटल नॉन मेटल के मिक्सचर से मिलके बना होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर एक और प्रोसेस दिया हुआ है कि अब एलॉय बना लीजिए स्टेनलेस स्टील जैसे, है ना। द मिक्सिंग ऑफ आयरन विद क्रोमियम, क्रोमियम का सिंबल होता है Cr, निकल यानी Na, है ना, और आयरन तो पता ही है Fe। ठीक है, तो प्रिवेंट द रस्ट बाय इंप्रूविंग द इनहेरिटेंट कोरोजन रेजिस्टेंस, है ना। ये तीनों जब आपस में आप कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा, जब ये तीनों हमने आपस में कंबाइन किया तो इसके वजह से एक स्टेनलेस स्टील बना। अब ये जो स्टेनलेस स्टील है इसमें जंग नहीं लगेगा। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट बात करते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन अटैचिंग अ मोर रिएक्टिव सेक्रीफिशियल मेटल, मतलब एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो अपना सेक्रीफाइस देने वाला है, ऐसे मेटल को जैसे जिंक या मैग्नीशियम हो, डेट कोरोड फास्टर, है ना, जो कि बहुत तेजी से कोरोड होता है ना, ताकि जो जिसके ऊपर उसको लगाया गया है वो मेटल सेफ रहे, है ना, वो मेटल सेफ रहे। कॉमनली यूज इन पाइपलाइन एंड मरीन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद सरफेस ट्रीटमेंट, केमिकल मेथड सच एज द फॉस्फेटिंग एंड क्रोमेटिंग
प्रोड्यूस द ऑक्साइड लेयर दैट इनहिबिट कोरोजन। ठीक है, ऑक्साइड की लेयर प्रोड्यूस करता है। अब ये ऑक्साइड की लेयर ही ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट कर लेती है आपके मेटल को। ठीक है, इसके बाद से एनवायरमेंटल कंट्रोल में क्या है कि ह्यूमिडिटी कंट्रोल रखिए, मतलब ऐसी जगह पे मेटल को ना प्लेस करें जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर कंट्रोल रहे। ठीक है, ताकि कोरोजन जो है वो ना हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब खाने का सड़ जाना। सबसे आम भाषा में, सबसे इजी सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो खाने का सड़ जाना। ठीक है, यानी टाइम के साथ एक्सेस ऑक्सीडेशन की वजह से आपका जो खाना है उसमें अनप्लीजेंट स्मेल और अनप्लीजेंट टेस्ट का आ जाना, इसी को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर कॉजिंग द अनप्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल, है ना, जिसकी वजह से बहुत ही गंदा टेस्ट और स्मेल आएगा। इट स्पॉइल फूड, ये खाने को खराब कर देता है, मेकिंग इट अनफिट फॉर कंजप्शन, है ना, खाने के लिए हमारे सुटेबल ये नहीं रहता। तो इस ये एक कॉमन एग्जांपल ऑक्सीडेशन का भी है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, तो रेंसिडिटी की प्रिवेंशन पढ़ लेते हैं। पहला, कैसे बचा सकते हैं अपने खाने को सड़ने से? तो कॉमन है, आप एयर टाइट कंटेनर में डाल दीजिए उसको, है ना, ताकि वो ज्यादा कांटेक्ट में ऑक्सीजन और मॉइस्चर के ना आए। तो सबसे बड़ा कारण तो यही है ना आपके खाने का सड़ने का, कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नाइट्रोजन फ्लशिंग, यानी रिप्लेसिंग द ऑक्सीजन विद अनरिएक्टिव नाइट्रोजन गैस इन पैकेजिंग। मतलब आप देखेंगे चिप्स का पैकेट, तो चिप्स के पैकेट के अंदर वो जो चिप्स है वो किस तरीके से इतना फ्रेश रहता है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस की फिलिंग की जाती है ना। तो नाइट्रोजन को एज अ प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हैं हम, है ना। क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन होने से बचा लेता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट में बात करें तो एडिंग नेचुरल दैट इज विटामिन सी, विटामिन ई और सिंथेटिक ऑक्सीडेंट, है ना। एंटीऑक्सीडेंट आप ऐड कीजिए। अब ये एंटीऑक्सीडेंट आपका नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है। नेचुरल में विटामिन सी एंड विटामिन ई है, एंड सिंथेटिक में बात करें तो BHA एंड BHT है ना। स्लो डाउन द ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, जो कि फैट की ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो कर देता है। ठीक है, तो इससे भी आपका खाना काफी लंबे समय तक चल सकता है। देन रेफ्रिजरेशन, जो कि हम अपने घर में करते हैं, खाना बनाया फ्रिज में डाल दिया, है ना, उससे क्या होता है, टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम हो गया तो रिएक्शन रेट कम हो जाएगी, है ना, रिएक्शन रेट कम हो जाएगी तो आपकी रेंसिडिटी जो है, रेंसिडिटी से प्रिवेंशन मिल जाएगा। देन लाइट प्रोटेक्शन, स्टोर द फूड इन अ डार्क प्लेस और ओपेक कंटेनर। ऐसे कंटेनर में करिए जहां पर लाइट ना पहुंचे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा लाइट से भी रिएक्शन होती है ना। तो हमें प्रोटेक्ट करना है, हमें क्या करना है, हमें लाइट की स्टोरेज से दूर रखना है, मतलब ऐसी जगह स्टोर करना है जहां पर लाइट ज्यादा ना हो। ठीक है, इसके बाद से वैक्यूम पैकेजिंग। ओपेक का मतलब समझ गए ना, जहां से लाइट आसपास ना, आर पार ना हो। वैक्यूम पैकेजिंग मतलब पैकेजिंग इस तरीके से करिए जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना जा पाए। रिमूविंग एयर बिफोर सीलिंग पैकेज, जो भी पैकेट को सील कर रहे हैं प्रोडक्ट को, है ना, तो आप क्या कीजिए, उसमें से पहले आप एयर को रिमूव करिए, देन उसके बाद उसको सील करिए, ताकि ऑक्सीजन उसके अंदर रहेगा ही नहीं तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, तो खाना हमारा सड़ेगा नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। कोई और टॉपिक आपको हो कि मुझे पढ़ना है तो आप उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में मुझे करिएगा कमेंट, मैं आपको वो टॉपिक भी क्लियर करूंगी। ठीक है, मैं उसके उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। ओके, सो तब तक बाय बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू।